बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। इमरान खान की सेहत और हस्पताल मुंतकली का मामला अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान की सेहत कैसी है, बल्कि असल सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल हुआ या नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अगस्त को इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने, तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की निगरानी और उनकी जाती मालिश की शमूलियत की हदायत की थी। हुकूमत ने इस हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इस दौरान इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाने की बजाय पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का मौकफ है कि यह फैसला सियासी नहीं बल्कि सिक्योरिटी बुनियादों पर किया गया और पिम्स में भी शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर समेत माहिरीन ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। हुकूमत के मुताबिक इन्हें मेडिकली फिट करार दिया गया और चंद घंटों बाद सुबह तकरीबन 5 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था तो इमरान खान को पिम्स हस्पताल क्यों ले जाया गया? क्या किसी अदालती हुक्म में सिक्योरिटी का जवाब पेश करके इंतजामिया अपनी तरफ से तब्दीली कर सकती थी? और अगर हुकूमत को इस हुक्म पर एतराज था तो फिर नजरसानी अदालत में जेर समात होने के बावजूद इस हुक्म पर अमल दरामद के तरीकेकार में तब्दीली क्यों नहीं की गई? अब मामला मजीद आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है, जबकि हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी है। यानी एक तरफ सवाल अदालती हुक्म की तामील का है तो दूसरी तरफ हुकूमत इसी हुक्म को चैलेंज कर रही है। और इस सारे मामले में सबसे अहम सवाल इमरान खान की आइंदा तिब्बी निगहदाश्त का है। अगर तिब्बी रिपोर्ट्स मजीद इलाज या निगरानी की जरूरत जाहिर करती हैं तो क्या इन्हें दोबारा हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? क्या शिफा इंटरनेशनल का मामला दोबारा सामने आएगा? क्या हुकूमत और अदालत के दरमियान यह तनाज़ा अब एक नई कानूनी मरहले में दाखिल होगा? आज इस मामले का जायजा लेंगे। इमरान खान की सेहत, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म, पिम्स मुंतकिली, हुकूमत की नजरसानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त, और आखिर इस पूरे तनाज़े की कानूनी और सियासी सिमत क्या है? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मरवत साहब फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, लेकिन इन्हें पिम्स ले जाया गया। क्या पिम्स में तिब्बी मुआयना करवा देना उस अदालती हुक्म की मुकम्मल तामील है या हुक्म में मखसूस हस्पताल का जिक्र होने की वजह से शिफा मुंतकिल करना ही लाजमी था? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हुकूमत का अदालत के हुक्म के हवाले से जो उनकी अप्रोच थी वो तो उन्होंने फ़ौरन ही नज़रसानी पिटीशन दायर कर दी थी। यानी वो अपने आप को एग्रीव्ड फील कर रहे थे कि जी ये हुक्म जो हैं वो उनके मुताबिक कानून के मनाफी हैं। तो लिहाजा बाद में जो हुआ वो सारे थाने बाने जो हैं उसी रिव्यू पिटीशन से जोड़े जाएंगे। खान साहब जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि खान साहब इब्तदाई 2 अयाम में शायद मुमकिन है वो ख़ुद नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि मैंने अपने रिहाई के हवाले से या अपने लिए कोई सहूलियात के हवाले से कोई ऐसी मिसाल नहीं बनानी है। इस तरह माजी में दीगर सियासी लीडरान जो हैं वो सहूलत हासिल करते थे या बाहर निकल जाते थे, तो लिहाजा वो 2 दिन उनका ना आना जबकि रूट्स लगे हुए थे, वो इस तनाजुर में मुझे समझ आता है। दूसरी बात ये है कि खान साहब इलाज से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी जो हैं, जो उन्होंने अपनी बहन से बात की है, वो अपनी सीयत से ज़्यादा वो ये समझते हैं कि जो जदोजहद या जो एहतजाज की काल है वो ताख़ीर पे भी बड़े बड़ा फ़रोख्ता थे और वो चाहते हैं कि तहरीक पे जो हैं वो अभी से शुरू हो जाए। और शायद उन्होंने अपनी बहन से सुबह बंद करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। अब आगे पार्टी जो हैं वो जल्दी से तवीन अदालत में चली गई है। यानी शायद पार्टी की कोशिश ये है
कि खान को जो है अदालती रिलीफ पर ही आमादा किया जा सके। बिल्कुल सही। इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है, जरा उन पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक तो हुकूमत का मौकफ है कि शिफा इंटरनेशनल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मकाम तब्दील किया गया। जब हमने चेक किया तो वहां पर कोई इतनी ज्यादा तादाद लोगों की नहीं थी जिसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ सके। ये जो इंतजामिया सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर अदालती हुक्म के तरीकेकार या मकाम में यकतरफा तब्दीली क्या कर सकती है, और इससे पहले अदालत से इजाजत लेना जरूरी था, या जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, वो चीज आप उसको कैसे फिर एनालाइज करते हैं? देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो तो एक बहाना है, और अमूमन अदालतों को इसी तरह हुकूमत वक्त मामू बनाने की कोशिश करती हैं। जब भी कोई ऐसे मौके आते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट की बात वो करते हैं, और वो समझते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, इस हवाले से उनसे पूछा नहीं जा सकता। अगर बिलफर्ज पहली बात तो ये है कि सारे कैमरे वहाँ लगे हुए थे, कोई एक फुटेज आई अभी तक कहीं कहीं पे 10 लोग जमा हुए थे। पीटीआई ने तो कुल के अपने वेबसाइट पे अपने लीडर्स के ज़रिए अवाम को कहा था कि हमने अदालत में कमिटमेंट किए तो कोई शिफा अस्पताल की तरफ ना आए। तो लिहाजा बर्डन तो इन पे हैं कि ये बताएं कि कहाँ पे लोग जमा थे और जिससे सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हुआ। फिर शिफा अस्पताल को जाने के तो कई रास्ते हैं। अगर बिलफर्द एक रास्ते पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई 8-10 लोग जमा हो गए थे जिससे इतनी बड़ी जमीयत समेत पुलिस जो हैं ये समझती थी कि ये सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती है, तो फिर वो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं ले गए? ये मैं समझता हूँ सिर्फ एक बहाना है। और अगर बिलफर्ज कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी था तो खान को वापस ले जाना था और उन्होंने अदालत से रहनुमाई हासिल करनी थी। अपने तय इन्होंने किस तरह ये फैसला कर लिया कि ये हुक्म जो है जिसका स्पेसिफिकली एक अस्पताल का जिक्र है वो उसकी कमी जो है दूसरे अस्पताल से पूरी कर लेंगे। जहाँ तक तवीन अदालत का ताल्लुक़ है, तवीन अदालत जो हैं वो मेरा ख्याल है कि मामले का हल नहीं है, क्योंकि तवीन अदालत आजकल जो हैं एक जुरिस्डिक्शन तो इन्वोक हो जाती है ताकि जज साहिबान अपने मसले को दोबारा सुन लें। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपनी कोई मुतहर्रिक नहीं होगी तब तक अदालतों पे ही इक्तफा करना ये इनकी गलतफहमी है। गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जी पिम्स में शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर समेत माहिरीन ने इमरान खान की तिब्बी मुआयना किया और इन्हें मेडिकली फिट करार दिया। ये जो असेसमेंट है ये अदालत के लिए आपको लगता है काफ़ी होगी, या सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था कि मेडिकल बोर्ड की मुकम्मल रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स और माहिरीन की आरा अलग अलग ज़रूरी है, इसको आप फिर कैसे एनालाइज करते हैं? ये मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट कंपाइल हुई होगी उसको उस मेडिकल बोर्ड से इक्वेट नहीं किया जा सकता जो आजमंश मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं वो देते। सरकारी मुलाजिमीन हैं पीएम्स के डॉक्टर, और शिफा अस्पताल में अगर दो डॉक्टरों को मिला भी दिया साथ में इन्होंने, तो ये कहना कि जी इस रिपोर्ट की बुनियाद पे वो फिट हैं, जबकि हकीकतन खान को जो मसले मसाइल हैं वो कैद तनाई से हैं, जो वो टार्चर की शिकायत कर रहे हैं, ये उनके मसाइल हैं। फिर इसके अलावा 8-10 माह इंसानों से किसी को दूर रखें तो इंसान जो है, कोई भी आम इंसान, 10 माह तो बहुत ज़्यादा है, मुझ जैसा आदमी तो 3 माह में शायद नीम पागल हो जाए। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों पे इतना हुकूमत का अड़ जाना और फिर ज़िद करना कि जी हमने वहाँ नहीं ले जाना है, ये चीज़ें जो हैं पीटीआई से ज़्यादा बदरजा नुकसान दे रही है हुकूमत को। और मेरा ख्याल है कि ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर ये कर रहे हैं, इसका सिला इनको नहीं मिलने वाला है जब तक ये सिला रहमी न करें इंसान को जो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मरवत साहब इसमें एक और चीज़, हुकूमत का जो बुनियादी एतराज़ है वो ये है कि एक कैदी, और ये हुकूमत वो है जो मुस्लिम लीग नून की है, और वो कह रही है कि कैदी के लिए निजी हस्पताल का मखसूस इंतखाब एक कानूनी प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या रिव्यू पिटिशन का असल मामला इमरान खान की सेहत से ज़्यादा
ये असूल सवाल है कि किसी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से खसूसी अदालती रिलीफ दिया जा सकता है? मैं दोबारा कहूं, ये वो हुकूमत कह रही है जो नून लीग की है और नवाज शरीफ की एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, अदारहा अकसाम की बीमारियां हैं। अगर एक शख्स अस्पताल जेल में मुकीम है और उसको खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है या उस शख्स को जो है मुशर्रफ वाली बीमारी हो जाती है, तो कहाँ पे ले जाएंगे? क्योंकि कानून तो कहता है कि सबसे कीमती तो उस शख्स की ज़िंदगी है जो पाबंद सलासल है, और उस शख्स की वेल बींग, उस शख्स की सेहत का ख्याल रखना ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी उस अदालत की है जिस अदालत ने उसको उस जेल में रखा है। ठीक। तो लिहाजा बुनियादी जिम्मेदारी अदालतों की बनती है कि वो इंश्योर करे। बाकी ये नज़ीर तो नहीं बनेगी, क्योंकि बेतहाशा नज़ीरें माजी में बनी हैं। बहुत से लोग जो हैं प्राइवेट अस्पतालों में ट्रीटमेंट कराए हैं और अदालतों ने इजाज़त दी है, मेडिकल बोर्ड भी बने हैं। खान के मामले पे अब वो साबिका जितने भी नज़ीरें हैं उनको ये कहते हैं कि ब्रश साइड करें और हमारी माने। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें इसका मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर आइंदा मेडिकल बोर्ड या ताज़ा रिपोर्ट्स ये करार देती हैं कि इमरान खान को मज़ीद इलाज या ऑब्जर्वेशन या स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है, तो क्या इन्हें दोबारा हस्पताल मुंतकिल करना आप समझते हैं हुकूमत मान जाएगी? और क्या ऑब्वियसली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके बावजूद हुकूमत नहीं उस तरह इंप्लीमेंट किया जिस तरह करना चाहिए था, और क्या इस सूरत में शिफा इंटरनेशनल ही ज़रूरी होगा या अदालत कोई भी मुतबादिल मेडिकल अरेंजमेंट भी कह सकती है? मेरी ज़ाती राय तो ये है कि ये खान साहब के अस्पताल शिफ्ट होने के हवाले से 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद हमें अदलिया से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है, मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि शायद हुकूमत अपनी बात मनवा ले और ये चैप्टर इधर ही क्लोज हो जाए। बिल्कुल सही। 27 सितंबर को जो कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 27 सितंबर को सबसे बड़ा झटका तो इसी अदालती आर्डर से लगा, जिसके बाद वज़ीर आला KP और राजा साहब ने कहा कि अब हम 27वीं काल पे सोचेंगे। देखिए, आपने काल को मशरूत बनाया है, तो मशरूत काल पे लोगों का कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ निकलना ये बड़ा मशकूक हो जाता है। आपने इतने अयाम रखे, 10 महीनों के बाद आपने 11वां महीना चुन लिया कि जी आप अब ये करेंगे कि 11वें महीने में एहतजाज करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मूड में नहीं है। ठीक है। एहतजाज इनको बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है। और वो शायद इस मखमसे का शिकार हैं कि लोगों को नहीं निकाल पाएंगे। और इसके अलावा और इंतज़ामी मामलात हैं। फिर जो एहतजाज करने वाले हैं उनको हुकूमत ही भी अजीज़ है, जबकि खान ने तो बरहा कहा था कि हुकूमत जाए तो जाए, लेकिन अब क्या करें कि हुकूमत अव्वल हैं, बाकी चीज़ें सानवी हैं। बिल्कुल सही। ये जो तमाम अपोजिशन जमातें, मौलाना फजल रहमान और कहा जा रहा है अब PTI के साथ भी मुलाकात होने वाली है और उससे भी चीज़ें सेटल डाउन होंगी, क्या लग रहा है कि ये जो जॉइंट अपोजिशन इस वक्त बनने जा रही है इसका कोई इम्पैक्ट होगा डाउन द रोड? मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो एक सियासत की एक बहुत बड़ी दर्जगाह हैं, और वो अगर इस एहतजाज में ख़ुद हम रुकाब होना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इखलास से चाहें कि उन्होंने PTI या खान की मदद करनी है तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन वो इखलास जो हैं वो वक्त साबित करेगा कि आया वो पुरखलूस तौर पे अपना किरदार अदा करना चाहते हैं या सियासी मकासद इसमें कार फरमा है। ठीक। एक ये जो बातचीत हो रही थी बरवत साहब के एक डील के तहत इमरान खान बाहर आ रहे हैं, सूबों की बात की जा रही थी कि जी सूबों के ऊपर पीपल्स पार्टी की बड़ी रिजर्वेशन है, सो उनको सेट डाउन करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए ये बताया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है, और बहुत सारे इस पे सीनियर जर्नलिस्ट भी वीलॉग्स कर रहे थे कि जी इमरान खान को इसलिए बाहर लाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे थे? हाउ डू यू सी दिस? मेरा ख्याल है 28वीं आईनी तरमीम पे बातचीत तो चल रही है, लेकिन शायद
जो जितने किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपस में अभी तक उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ख़ुसूसन पीटीआई के हवाले से, और इस वजह से ये मुश्किलात सामने आ रही है। बाकी खान साहब जो हैं वो वसीयत के मामले पे किसी डील के हामी नज़र नहीं आते, क्योंकि मेरी इतला ये है कि वो शायद इस पे भी बड़ा फरोख्ता थे कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं। ओके, बिल्कुल सही। इमरान खान की सेहत का मामला अब अदालत, हुकूमत और अपोजिशन तीनों के दरमियान इस वक्त एक तनाज़ा बन चुका हुआ है। क्या ये मामला आपको लगता है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ एक मेडिकल लीगल डिस्प्यूट रहेगा, या इमरान खान की जो सियासी मोबिलाइजेशन है जिसकी अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे, और हुकूमत और अपोजिशन के अगले बड़े कन्फ्रंटेशन के लिए एक कैटलिस्ट का भी किरदार अदा कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब की ज़्यादातर तवज्जो ये हैं कि वो पार्टी के मामलात को दुरुस्त कर लें, और वो शदीद बड़ा फ़रोख्ता थे पार्टी की आदत पे। अभी जो उनकी बेन से मुलाकात हुई है 4 दिन कबल, और मैं ये भी समझता हूँ कि मोहतरमा अलीमा खानम जो अभी अचानक गायब हो गई है, ख़ुसूसन ऐसे अयाम में, 2 बहनें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, वो नहीं थी, तो शायद उनके लिए बड़ा ही कड़वा मैसेज आया है कि आपको पहले भी मना किया गया था, और ये आप जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इससे बाज आ जाएं। और यही इसके पीछे वजह है, क्योंकि पार्टी की माहियत तब्दील हो चुकी है। जो पार्टी खान ने छोड़ी थी, अब पार्टी जो है उनके ज़ेर नगी थी, और खान साहब ये चाहते हैं कि उस असर रसूख को ख़त्म करके पार्टी को जो है ये बावर कराएं कि पार्टी अपने मामलात ख़ुद फैसला करने में आज़ाद है। बिल्कुल सही। इस वक्त खान साहब पिछले 3 साल से जेल में हैं। केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि अगर इमरान खान साहब जेल में हैं और उनके पीछे जो कुछ हो रहा है एट ऑल लेवल्स वो हम सब देख रहे हैं, मीडिया इसको कवर भी कर रहा है, पूरी कोशिश के बावजूद ये जो पूरा कल रात का सिनेरियो परसों रात का हुआ ये हमने देखा, क्या मुस्तकबिल आप देख रही हैं? देखिए, पीटीआई का मुस्तकबिल खान साहब के हाथ में है। अगर वो खान साहब पार्टी के मामलात पार्टी को ही सुपर्द करें, और जो इर्रेलेवेंट लोग हैं उनको पार्टी के मामलात से दूर करें, और पार्टी को ये इख्तियार दें कि वो बिला झिझक बिला खौफ अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, और पार्टी को ये एतमाद हासिल हो जाए कि कोई जो हैं वो इसको अपने नुक्ते नज़र से ऐसा नहीं समझेगा कि वो उस मर्द या ख़ातून के लिए नुकसानदेह हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो करना है इब्तदाई मराइल में वो उनको अभी तक नहीं करने दिया गया है। 27 सितंबर के जो लॉन्ग मार्च हैं उसका धड़का हुकूमत को भी लगा रहेगा, लेकिन इसको मज़ीद अगर आपने या पीटीआई ने इसको मोहलिक बनाना है तो फिर सबसे पहले पीटीआई को अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा सूबों की बात करते हैं, और उस पर पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान एक बड़ी टसल चल रही है। पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में सियासी इख्तलाफात अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहे। पार्लिमान के अंदर भी नई सफबंदी के आसार नुमायां हैं। मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक तरफ हुकूमत के बाज़ पॉलिसियों पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन क़यादत से भी इनके राब्ते बढ़ रहे हैं। 19 अगस्त को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की महमूद खान अचकज़ई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात में पार्लिमानी मामलात पर ताउन और राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ, जबकि इसी दौरान अपोजिशन जमातों ने भी मुश्तरका पार्लिमानी हिकमत अमली की तरफ पेशरफ्त की है। इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल में नए सूबे, नई इंतजामी यूनिट्स की बहस भी दोबारा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। MQM पाकिस्तान ने नए सूबों के मामले पर तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बढ़ती हुई आबादी और मौजूदा इंतजामी ढांचे की महदूद गुंजाइश के बायस नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असूली तौर पर नए सूबों के इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया, लेकिन
सिंध की तकसीम के सख्त मुखालफत की है। यहाँ असल पेचीदगी ये है कि नए सूबों की बहस सिर्फ जोग्राफियाई तकसीम का सवाल नहीं, इसके साथ आइनी तरीक़ाकार, वसाइल की तकसीम, NFC, मकामी हुकूमतों के इख्तियारात, आबादी, इंतज़ामी वायबिलिटी और सूबाई खुद मुख्तारी जैसे बुनियादी सवालात जुड़े हुए हैं। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़िया किया है कि सूबाई खुद मुख्तारी मुतासर नहीं होनी चाहिए, जबकि 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से अभी तक कोई हतमी मुसवदा ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं आया। तो फिर सवाल ये है कि क्या नए सूबों की बहस वाकई गवर्नेंस का मसला है या आने वाली बड़ी सियासी सफबंदी का हिस्सा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए सूबों के असूली हमायत और सिंध की तकसीम की मुखालफत के दरमियान कोई काबिल अमल रास्ता निकाल सकती है? क्या लोकल गवर्नमेंट को हकीकी सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियार देकर नए सूबों के मुतालबे को एड्रेस किया जा सकता है? और सबसे बढ़कर, अगर 28वीं आइनी तरमीम वाकई पार्लियामेंट में आती है तो क्या नए सूबे, NFC और लोकल गवर्नमेंट वो निकात बन सकते हैं जो आज के इत्तेहादी कल के पार्लिमानी पार्टनर्स को एक दूसरे के करीब ले आए? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, MQM पाकिस्तान कहती है कि बढ़ती हुई आबादी और मौजूदा इंतजामी ढांचे के बायस नए सूबे जरूरी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की मुखालफत करती है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असूली तौर पर नए सूबों के हक में है या सिंध के मामले को अलग रखते हुए कोई कौमी म्यार तय करना चाह रही है? जी देखिए, एक बात पहले हमें देखना चाहिए कि ये सूबे जो आज हम जिनको सूबे गिनगरदान रहे हैं, ये सूबे पहले मौजूद थे। ठीक। पाकिस्तान इन सूबों की बुनियाद पे बना था। बंगाल तो खैर उस नाम में शामिल नहीं था, लेकिन ये बकिया जो आज पाकिस्तान है, ये 4 सूबों और कश्मीर की बुनियाद पे इनके नाम ही ऐसे रखे गए थे। तो सूबे पहले थे, पाकिस्तान बाद में बना है, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। सो लोगों का उसके साथ एक फितरी, जज्बाती, लिसानी, तहजीबी रिश्ता है। अब सवाल यह है कि जी गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, वेरी गुड। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बलूचिस्तान में पहले रियासतें थी, हमने सूबे बना दिए, तो पंजाब में भी बहालपुर रियासत थी, दीगर रियासतें थी, वो भी मर्ज हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी दीर रियासत थी, सवात रियासत थी, इस तरह और छोटी, वो भी सारे मर्ज हुए। तो ये मर्जर्स तो रहे, हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे ही हुआ। वहां बहुत सारी रियासतें थी, को 500 कुछ जो मर्ज हुई, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली फिर कुछ सूबे भी बनाए। ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है, जिसकी मिसाल दी जाती है। और हिंदुस्तान एक कमाल काम यह है कि वहां 6 लाख पे एक सूबा है जिसका नाम सिक्किम है, छोटा सा सूबा है, और एक कोई 24 करोड़ से जायद पे, कुछ लोगों का ख्याल 25 करोड़ है, लेकिन कोई 24-25 करोड़ के करीब यूपी है, जो सारे पाकिस्तान जितना एक सूबा है। एग्जैक्टली। तो वहां उन्होंने जहां जरूरत समझी लिसानी तौर पे या वहां की लोकल जरूरतों के तहत उन्होंने सूबे बना लिए। बिल्कुल ठीक। और जहां उन्होंने तकसीम जरूरी नहीं समझी, अगर जरूरी होती तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे सूबे उसी वक्त बनाते। और यूपी को सबसे पहले, बंगाल और बिहार को सबसे पहले, जो 16-16, 17-17 करोड़ के सूबे हैं, उनको छोटा करते। अब अगली बात पे आ जाइए। ये जो इस वक्त मुतालबा छिड़ा है, ये कोई नया नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि एक सिस्टमैटिकली हम आगे बढ़े नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। सो आगाज से लेके आज तक जिस सोच के तहत पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ना वो सोच पूरी तरह पनप सकी। उसकी वजह ये बनी कि हमने ये जो पूरे पाकिस्तान की सोच है ना, जो लोगों का ख्याल है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे थी, ये बुनियादी तौर पे सूबाई खुद मुख्तारी और मुस्लिम हकूक की बुनियाद की लड़ाई थी। ये मुस्लिम फिक की लड़ाई नहीं थी कि हमने फिकी निजाम नाफिज करना है। ये मुसलमानों के हकूक की या सूबाई खुद मुख्तारी की लड़ाई थी, जो चलते चलते अल्टीमेटली 2 कौमों में, 2 मुल्कों में तकसीम हो गई। ठीक है। और फिर वो बंगाल की सूरत में हमसे अलग भी हुए। ठीक। क्योंकि उनको सूबाई खुद मुख्तारी जिसका ख्वाब था, जिसका वादा था, वो पूरा ना हुआ, अलग हो गए। रिमेनिंग सूबों के अंदर भी ये लड़ाई रही पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लाई गवर्नमेंटें रही, और जो सो कॉल्ड सियासी गवर्नमेंटें आई, वहां भी ये मसाइल रहे कि सेंट्रिस्ट मिजाज रहे। और जो हमने डेमोक्रेटिक डिलीवरेंस या उसकी जो नीचे जाने का अमल है, यानी
उसकी सलाहियत नीचे उस अमल को नहीं करने दी, ट्रांसलेट फिक्र नहीं को की गई, ठीक, ट्रांसलेट नहीं किया उसका। अच्छा, उसका एक अमल ये हुआ कि सूबों के अंदर कभी किसी पे, कभी एनएफसी पे आवाज उठ गई, कभी नेचुरल रिसोर्सेज पे आवाज उठ गई, कभी पानी की तकसीम पे आवाज उठ गई। अभी आपने हाल ही में देखा कि कुछ नहरें निकालने का उस पे इशू दिया गया, उस पे एक एहतजाज शुरू हो गया, कालाबाग डैम पे एहतजाज शुरू। सो बेसिकली एक मिसट्रस्ट है फेडरेशन के साथ सूबों का। ठीक, अब एक नारा, काजी साहब जो अहम बात है आपके अगले सवाल से पहले, ये बहुत जरूरी है समझना जी, वो ये है कि इस वक्त एक तजिया करके एक राय दी गई है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है वो बैठ गई है, एग्जैक्टली खराब हो गई है, और इस गवर्नेंस को ठीक करने का जो कुलिया, जो हल, जो चाबी, जो कुंजी है, वो छोटे सूबे है। ठीक, अच्छा, इससे एक मतलब तो ये भी निकलता है कि मरकजी हुकूमत, क्योंकि पाकिस्तान में 3 टियर गवर्नमेंट है ना, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल। फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे ये निजाम या इस पे तनकीद करने वाले लोग कहते हैं कि वहां कोई मसला नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल डिपार्टमेंट, वजारतें, हुकूमत के बाकी इदारे, एफबीआर, अदालतें, सब ठीक है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि वहां कोई रिफॉर्म की बात नहीं हुई इसमें। और लोकल गवर्नमेंट का निजाम है ही नहीं। अगर कहीं है सिंध में, तो वो भी प्रॉपर फंक्शनल नहीं। ठीक, खैबर पख्तूनख्वा में बन गया है तो उसको बना था, खत्म हो गया, उसको इख्तियार नहीं, पंजाब ने बनाया ही नहीं। बिल्कुल सही। सो आज तक कोई भी जमात, कोई भी, सारी जमातें जिन की हुकूमत आती है वो लोकल गवर्नमेंट बनाते ही नहीं। सो इस आइडिया में ना तो मकामी हुकूमत के लेवल पे जो आइन का तकाजा है, जो डेवोल्यूशन का तकाजा है, जो आइन के फ्रेमर्स का ख्वाब था कि इस तरह की गवर्नमेंट बेहतर गवर्नमेंट होगी, ना उसको हमने चलाया है, और ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम कोई मसला बयान कर रहे हैं। सिर्फ सूबों का मसला है, सूबे छोटे कर दे तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, हालांकि ये मिसनॉर्मर है। ठीक, अच्छा कायरे साहब, इसमें 2 चीजें, एक तो जिस तरह आपने कहा कि एक मिसट्रस्ट है, एक आपने बताया जिस तरह मोहसिन ने कहा कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई, उसका क्या ये रिजल्ट है कि आप नए सूबे बना दिए जाएं। अगर किसी इलाके के अवाम नया सूबा चाहते हैं, लेट मी पुट इट दैट वे, तो आईनी तौर पर इस मुतालबे का रस्तलका सूबाई असेंबली, पार्लियामेंट, अवामी राय, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है जी अवामी राय बड़ी इस वक्त चल रही है, तीनों इस अमल का हिस्सा बनना जरूरी है इस पूरे प्रोसेस के लिए। उसके लिए क्या करने की जरूरत है, क्या समझते हैं आप, क्या होने की जरूरत है अगर कहीं पर नए सूबे बनने हैं तो? ये जो अवामी राय का गेज है ना जी, ये तो असेंबलियां हैं, इलेक्शंस हैं, और आइन जो तो रास्ता देता है। वरना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सियासी उभार आए, कई मजहबी तहरीकें चली, कई कुछ हुआ, लगा ऐसे कि जैसे पूरा सूबा या पूरा मुल्क उस सोच के अंदर मदगम हो गया है, उसमें जकड़ा गया है। पता चला कि नहीं, वो ऐसे नहीं था। कुछ लोगों के, यानी कुछ परसेंटेज, जब वो 1 थे 2% थे, जितने भी थे, उन लोगों की ये सोच थी। तो जो अवामी राय है वो तकसीम शुदा है। हम पे भी एक, पीपल्स पार्टी पे भी एक इल्जाम लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध को तो तकसीम नहीं करना चाहती, लेकिन पंजाब को कहती है तकसीम कर ले। हम पंजाब की तकसीम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर दिया गया जो रास्ता है उसके तहत पंजाब में, पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन किया था जनूबी पंजाब या बहालपुर सूबे का। ठीक, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, पंजाब असेंबली ने किया, और वो फेडरल को भेज दिया। अगर वो वैलिड है और कोई सूबा बनाना चाहता है तो उसको इस्तेमाल करके सूबा बना ले, क्योंकि लोगों की डिमांड भी थी, आईनी तकाजे के मुताबिक सूबाई असेंबली ने रेजोल्यूशन भी कर दिया। तो हम तकसीम की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं नया बनाना है, बनाने का तरीका है, बना ले। सिंध में, सिंध की अगर सारी जमातें ये कह रही है नो, वहां आप आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, और उससे मुआवरा कुछ लोगों का ख्याल है कि आइन के तहत तो ना सही, लेकिन हम आइन को अमेंड कर लेते हैं, रास्ता आसान कर देते हैं, या क्योंकि फ्रेमर्स ने इसको मुश्किल रास्ता इसलिए रखा कि ये रोज का खेल ना बन जाए। ठीक है जी। और उस पे अगर सिंध में यही रास्ता कि वहां के मुंतखब नुमाइंदों पे मुश्तमिल जो असेंबली है, वो असेंबली 2/3 अक्सरियत से रेजोल्यूशन कर देती है, ठीक है, तो पीपल्स पार्टी लाखों एतराज करती रहे, क्या फर्क पड़ेगा, सूबा बन जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब और पीपल्स पार्टी, एक मिनट, पीपल्स पार्टी को फिर एतराज का हक भी नहीं होगा। और अगर कोई चाहता है कि नहीं, पीपल्स पार्टी और सिंध की बाकी जमातें ये चाहती है कि हमारे इस आइडेंटिटी को, हमारे सूबे को तकसीम ना किया जाए, तो अगर ख्याल हो कि इस्लामाबाद में या लाहौर में या किसी कराची में बैठे हो कुछ लोग ये फैसला करें कि सिंध को तकसीम करके इसके 2 या 4 सूबे बना दिए जाए, तो ये सिंधी अवाम कबूल नहीं करेंगे। ये आईनी रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं आइन पे चलिए, जहां जहां डिमांड है
प्रोसेस इख्तियार कीजिए या एक और रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि अब अगले इंतखाब में जिन जमातों का ये ख्वाब है, अगर हुकूमत वक्त का है तो मुस्लिम लीग उसको ऑन करे, अगर पीटीआई है तो वो उसको अपने मंशूर में शामिल करे और वो इलेक्शन में जाए। ठीक, अगले इलेक्शन में लोगों के पास जाए कि हम ये मैनिफेस्टो लेके आए हैं, हमारी नजर में ये मसाइल का हल है। अगर लोग उनको वोट दे देते हैं, बिस्मिल्लाह, वो आए, आगे प्रोसेस अख्तियार करें, सूबे बना लें। बिल्कुल सही। अच्छा खैरत साहब, दो चीज़ें अभी आपने जिक्र किया, कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी सोचे ये इस चीज़ के हामी हैं कि जी लॉ को अमेंड कर लेते हैं, लॉ को अमेंड करने के बाद मावराए आइन चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, और इसकी भी एक लेवल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। MQM की अगर मैं बात करूँ, MQM का दूसरा बड़ा मुतालबा यह है कि जी आर्टिकल 140A के तहत बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। अगर नए सूबे फौरी तौर पर हल नहीं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात हकीकी तौर पर लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल करने के लिए आप लोग समझते हैं कोई काविश, कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? जी सिंध की अगर मैं बात करूं प्रिसाइसली, लेकिन सिंध को अलग से बात नहीं करनी, ओके, ये सारे मुल्क की बात करते हैं। ठीक है। पहली बात यह है काजी साहब के फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल 3 टियर्स गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट भी कोई मिसाली नहीं चल रही, वहां के इलेक्शन भी जैसे होते हैं सारा मुल्क जानता है, और जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर मुदाखलतें होती है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ से, गवर्नमेंट कितनी बाख्तियार होती है ये भी आप जानते हैं। लेकिन उसका एक तन्योर मौजूद है, उसके इख्तियारात मौजूद है, वो टैक्स भी लगाते हैं, वो अखराजात भी करते हैं, और मुद्दत पे इलेक्शन भी हो जाते हैं। अगर कबल अज वक्त असम्बली डिसॉल्व हो जाती है या अक्सरियत नहीं रहती तो फिर भी उसका एक मुद्दत दी हुई है। इसी तरह मोर और लेस प्रोविंसेस का भी यही हाल है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट को तो मैंने पहले अर्ज किया कि कोई जमात, हमने 18वीं तरमीम में मरकज से इख्तियार लेके, वसाइल लेके सूबों को दे दिए, सूबाई हुकूमतें उसमें मल मार के बैठ गई, ना इख्तियार नीचे भेजे ना वसाइल नीचे भेजे। तो ये मसला तो ये है कि जो इख्तियार आप कहते थे मरकज के पास सारा कुछ है, अब सूबे लेके बैठ गए हैं, उसकी जरूरत थी कि इसको डिवॉल्व करें। और थर्ड टियर पे लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो जनरल मुशर्रफ के दौर में आया था, वो कंपैरेटिवली एब्सोल्युटली नहीं, कंपैरेटिवली वो एम्पावर्ड निजाम था। उसकी खामियों को दूर किया जा सकता है या उसमें और कोई निजाम दिया जा सकता है। लेकिन हाल ये है कि आप सारे सूबों के या सारी जमातों पे मुश्तमिल जो पार्लियामान में इस पे बहस करें, सबको इस पे राजी करें। अगर किसी एक निजाम पे इत्तेफाक कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर एक पे नहीं करते और सूबे थोड़ा बहुत अपना निजाम चलाना चाहते हैं तो उस पे भी, लेकिन उसको टर्म को, उसकी मुद्दत को आइन के अंदर प्रोटेक्शन दे दें। ठीक, कि अगर असेंबली जिस तरह उनकी उसकी मुद्दत है, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट की एक मुद्दत होगी, वो 5 साल होगी, और अगर कोई गवर्नमेंट उसको खत्म करेगी लोकल गवर्नमेंट को, तो फिर उसकी रीजन रिकॉर्ड करेगी। विदाउट रीजन नहीं होगा कि असेंबली लोकल गवर्नमेंट तोड़ दी जाए, जिस तरह अब होता है। और दूसरा, उनके इख्तियारात क्या होंगे और उनको जो वसाइल हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए जिलों को किस तरह जाएंगे, ये मैकेनिज्म बाकायदा एलेबोरेटेडली तफसील के साथ आइन में लिखें और एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट दें। ये जो तस्वर है ना कि छोटे सूबों से हुक्मरान और अवाम के दरमियान जो गैप है ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा कम होगा जब जिले एम्पावर्ड होंगे और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑलरेडी मौजूद हैं। यही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं ना, बिल्कुल ये जिले, तो इन जिलों को एम्पावर कीजिए, इनको इख्तियार दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे साहब। मुझे एक और चीज बताएं, क्या एक बड़ा कैंडिडेट सवाल है, एक्सेप्ट देन यू बिलोंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या नए सूबों का मुतालबा वाकई पाकिस्तान की ये जो इस वक्त गवर्नेंस क्राइसिस हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली सॉल्यूशन आप इसकी समझते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये सियासी सफबंदी का एक नया मैदान बनने जा रहा है और फिर वहां पर वही टग ऑफ वॉर शुरू होगी जो अर्लियर पहले फेडरल गवर्नमेंट पे होती थी, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे होती थी, एंड डाउन द रोड अब लोकल गवर्नमेंट या सूबों के लेवल के ऊपर होगी? एज अ पॉलिटिशियन आप इसको कैसे देखते हैं? अली साहब, मेरी नजर में अगर 4 सूबों में इत्तेफाक नहीं होता, कश्मीर वाले हमसे मुत्तफिक नहीं होते, जीबी वाले हमसे गिला शिकवा करते रहते हैं, सो अगर हम 20, 22 या 32 जिस तरह मुजव्वजा हैं सूबे बना देते हैं जी, तो उनमें इत्तेफाक राय और मुश्किल हो जाएगा, एनएफसी और मुश्किल हो जाएगा, पानी की तकसीम का फार्मूला और मुश्किल हो जाएगा। आज तो सिंध और पंजाब की लड़ाई है, कल सिंध के अंदर 4 सूबे बनते हैं, चारों की लड़ाई होगी, पंजाब के अंदर सूबे बनते हैं, यह लड़ाई होगी।
ये और तकसीम का अमल हो जाएगा, और जो आपकी फेडरेशन है ये और नए चैलेंजेस और मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और फिर होगा कि हम 5-7 साल के बाद बैठे सोच रहे होंगे, अच्छा जी ये फार्मूला तो वर्क नहीं किया, अब हम ऐसे करते हैं कि मुल्क में सदारती निजाम ले आते हैं, तो वो शायद बेहतर सोल्यूशन होगा। तो इन सारे तजर्बात को एक तरफ रखते हुए पहले तो ये काम करें कि हमारा आइन बड़ा अच्छा आइन है। आज आइन के मुताबिक अगर हुक्मरानी नहीं है तो कानून का तो मसला नहीं है ना। बिल्कुल सही। मसला तो इरादों का है, मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का है, मसला तो मेरे आपके बाकी इस मुल्क के लोगों, ताकतवरों, इदारों, जमातों, इनके रवैयों का है। अगर हम अपने रवैये नहीं बदलते और सूबे बना लेते हैं तो वो सूबे भी इतने बेख्तियार होंगे, फिर क्या कर लेंगे, फिर उसका क्या तरीका होगा। अगर उस पर इत्तेफाक राय नहीं होता और उसमें आप कहते हैं कि जी हम आईनी अमेंडमेंट करेंगे, फिर भी जमातों ने वोट देना है, और जमातों के लिए आसान नहीं होगा उसको वोट देना, उस प्रोसेस को बदलना। और अगर आप जोर जबरदस्ती कोई रेफरेंडम पहली बात यह है कि रेफरेंडम का रास्ता 18वीं तरमीम ने बंद कर दिया। ठीक है, ओके, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नेसेसिटी के तहत ये हो सकता है। उनके लिए भी अर्ज ये है कि जिस मसले का हल आइन बयान कर रहा हो उसके ऊपर रेफरेंडम नहीं हो सकता। सूबे बनाने का अमल आइन में एलेबोरेटेडली मौजूद है। ठीक, अगर आप इसको ताकत के जोर पे या किसी और वजह से चाहेंगे या किसी और तरीके से चाहेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद करा दिया जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कल भी हमने 1 यूनिट बनाया था, उसके समरात हमारे सामने हैं, फिर हमने उसको तोड़ा था, उसके समरात और नुकसानात हमारे सामने हैं। बंगाल की तकसीम हमारे सामने है, बंगाल का हमसे अलग होना हमारे सामने है। अगर हम इन तारीखी हकायक को नहीं देखते और फिर भी इस जिद में हैं और सिर्फ ये समझते हैं कि छोटे सूबे बना देना ही मसले का हल है, तो इसका कोई इलाज हमें नजर नहीं आता। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें सियासी से ज्यादा, इंतजामी से ज्यादा इखलाकी और समाजी तहरीकों की जरूरत है। लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करने की जरूरत है कि आप अपने हक का इस्तेमाल जायज तरीके से कीजिए। हमारे पाकिस्तान के लोग मेरे जैसे नालायकों को, नकम्मों को, 2 नंबरों को वोट देके असेंबलियों में भेज देते हैं, बिरादरियों की बुनियाद पे, कामों की बुनियाद पे, थाने कचहरी की बुनियाद पे, मसलकों की बुनियाद पे, और फिर तवक्को करते हैं कि वहां बैठ के जाके यही लोग जो नाअहल हैं, जिनके माजी वाज़े तौर पे हमारी खुली हुई दास्तानें हैं, लोग फिर उनको वोट देते हैं और फिर उनसे तवक्को करते हैं कि ये असेंबली में बैठे तो बहुत अच्छे फैसले करें। अच्छा, भाई कैसे? ये इनके दिमागों में कोई चिप लगी है कि जो पहली चिप हम निकाल के तो नया को प्रोग्राम कर देंगे। ऐसा करेंगे क्या? अच्छा, जब तक एक बाशऊर अवामी राय, एक बाशऊर प्रेशर अवाम का वो खड़ा नहीं होता, ये जो जमहूरी आजादियां और जमहूरी इदारे होते हैं ये पनप नहीं सकते, ये सिर्फ इखलाकी असूलों के तहत नहीं चलते। अच्छा खैर साहब, एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी ये जितनी ये डिबेट अब नए सूबों को लेकर हो रही है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पहले ग्रास रूट लेवल के ऊपर होमवर्क जरूर पूरा होना चाहिए। मोहसिन की एक स्टेटमेंट आई, मोहसिन नकवी की, और उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई, हर फोरम के ऊपर ये बातचीत हो रही है। क्या इस पूरी डिबेट से पहले एनएफसी जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, पानी हो गया, गैस, बिजली, टैक्स आमदन, असासे, मुलाजमीन, कर्जे, इन सारों के ऊपर किसी लेवल के ऊपर कोई डिबेट, कोई डिस्कशन किसी के साथ हुई है? जी साहब, आपने डिवॉल्व करना है तो मैं अक्सर हंसता हूं, मैं यार डिवॉल्व वो शेयर करते हैं जिसको पहले आप कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर रिवॉल्व करते हैं और फिर डिवॉल्व करते हैं। आपके पास इख्तियार है कि डिवॉल्व करना है? और मईशत आपकी सारी है क्या? मईशत तो है ही सारी कर्जे की, तो क्या कर्जा डिवॉल्व करना है? तो सवाल यह है कि हमें बड़े तदब्बर से, ये बात दुरुस्त है कि इस सारे अमल के अंदर जो अचानक डिबेट हुई है और हर तरफ शुरू हो गई है और सारा मीडिया इस पे मजाकरे और मनाजरे और सेमिनार कर रहा है और फोरम कर रहे हैं, इसके पीछे ऐसे ही तो नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे। अब सवाल यह है कि अगर तो ये अच्छा अमल है तो क्या करें? क्या ठीक है? ओके, हमारी दानिश में जो आपने आइन बनाया हुआ है पहले उसको चलने तो दें। मैं तो अक्सर मिसाल देता हूं कि आइन, हमारे यहाँ मसला सूरत और सीरत का है। अगर तो सूरत का मसला है, यानी आइन के अंदर जो आइन है उसके कानून का मसला है, उसकी शक्ल शबात का मसला है, उस कॉन्सेप्ट का मसला है, तो फिर सूरत को ठीक करने के लिए आइन में अमेंडमेंट कर लेते हैं, कानून बदल लेते हैं। और अगर सीरत का मसला है, किरदार का मसला है, अपने अपने जो जमातों के, इदारों के, हमारी नीयतों के फल हैं, अगर उनका फरौला है
तो फिर सीरत की तरफ तवज्जो दीजिए। मसला सीरत का है, लेके सूरत को बैठ सूरत को बैठे हो, बिल्कुल ठीक है। कमर ज़ुबान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एमक्यूएम पाकिस्तान हमारे साथ होंगे और अरशद वोड़ा साहब से जानने की कोशिश करेंगे एमक्यूएम क्या समझ रही है जब सूबों की बात होती है या नए सूबों की बात आती है, और उनका जो स्टांस है विद रिस्पेक्ट टू सिंध वो क्या है, उस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुल्क भर में नए सूबों के क़याम के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया है, दूसरी तरफ सिंध में नए सूबों या नए इंतजामी यूनिट्स के मुतालबे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात मजीद वाज़ेह हो गए हैं। खालिद मकबूल सदीकी का मौक़िफ़ है कि जहां नए सूबों की ज़रूरत है वहां नए सूबे बनने चाहिए। फारूक सत्तार बड़े सूबों को तरक्की और इंतज़ामी कारकर्दगी में रुकावट करार दे रहे हैं, रेफरेंडम और आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, जबकि मुस्तफ़ा कमाल सिंध में नए इंतज़ामी यूनिट्स को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए वसाइल और इख्तियारात की तकसीम पर सवाल उठा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुकदमा ये है कि मसला सिर्फ कराची का नहीं, सिंध के दूसरे इलाकों में भी अवाम को बेहतर इंतज़ाम, वसाइल और इख्तियारात की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की मुखालफत कर रही है और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि सिंध का मुस्तकबिल का फैसला सिंध के अवाम की मर्जी से होना चाहिए। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स का कोई वाज़िया, काबिल अमल और अदादोशुमार पर मबनी मॉडल मौजूद है? अगर मसला इख्तियारात और वसाइल की तकसीम है तो क्या बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट इसका मुतबादल हो सकती है? और अगर सिंध के अवाम का राय फैसला कुन है तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान बराह रास्त अवामी एंडोर्समेंट लेने के लिए तैयार है? और सबसे अहम, एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, तो क्या नए सूबों के मुतालबा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैंपेन बनेगा या दोनों जमातें किसी कौमी डायलॉग के जरिए काबिल अमल रास्ता निकाल सकती हैं? इस तमाम तर सूरत पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अरशद वोरा साहब ने। वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सिंध में नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है। सिंध का जो इस वक्त मौजूदा इंतजामी ढांचा है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, वहां पर खामियां हैं लेकिन हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए मंसूर, इट्स वेरी क्लियर, तकरीबन 18 साल हो गए पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट को और ये टोटल मैनेजमेंट का फेलियर है। और क्योंकि सिंध का, जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा कि सिंध इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कराची इज योर इकोनॉमिकल हब, कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और कराची सिंध में है। तो जिस तरीके से कराची के साथ खास तौर पर कराची को तबाह और बर्बाद किया गया, वेदर इट इज, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो बिजली का इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, सीवरेज का निज़ाम आपको पता है, एक सड़क यूनिवर्सिटी रोड इनसे 5 साल में मुकम्मल नहीं हुई है, वो इनका फेलियर हुआ है। K4 जो हमारी काविशों से जो है दिसंबर में आ जाएगा, उसकी ऑगमेंटेशन के लिए लाइनें इन्होंने कंप्लीट करनी थी, अब ये कहते हैं 2029 में हम करेंगे। तो कौन सी मैनेजमेंट है, कहाँ की मैनेजमेंट है? और आज हम अगर कैलकुलेट करें जो NFC अवार्ड इनको मिला है उससे कराची का हिस्सा तकरीबन, जो इन्होंने 25,000 अरब रुपए लिए हैं उसमें से कराची का हिस्सा तकरीबन पॉपुलेशन के हिसाब से 7-8 हजार अरब रुपए है। तो इन 18 सालों में अगर इन्होंने, ये इनकी परफॉर्मेंस है और ये अगर सिर्फ एक मलिर एक्सप्रेसवे दिखा देते हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनी है, जिसका इन्होंने एग्रीमेंट भी पब्लिक नहीं किया कि किन शराइत पे बनी है, तो व्हाट हैव दे डिलीवर्ड? ये अस्पताल दिखाते हैं कि हमने अस्पतालों में काम किया, तो वो अस्पताल सारे कराची के फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं उनके पैसों से चल रहे हैं और उन अस्पतालों को जो रन कर रहा है वो पेशेंट एड फाउंडेशन रन कर रहा है। कराची से इंडस्ट्री, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि हमारी बैकबोन है, वो इसलिए शिफ्ट हुई कि उनको लाखों में और करोड़ों में पानी का बिल देना पड़ता है, जबकि ये चीज पंजाब में तकरीबन मुफ्त है। तो ये आप बताएं किस तरीके से कंपेटिबिलिटी होगी, कैसे हम कंपेटिबल होंगे पूरे पाकिस्तान के साथ? तो ये इश्यूज तो हैं। आपने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया, के इलेक्ट्रिक जो है 3-3 दिन की जो है
वो लोड शेडिंग करती है बिल्कुल और जबकि 10 घंटे से ज्यादा अलाउ नहीं है। उनका अपना कंज्यूमर सिस्टम मैनुअल कहता है कि आप 10 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हो लोड शेडिंग, लेकिन वो तो बदमाशी कर रहे हैं। अब अगर आप इसी तरीके से दूसरी जो है डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करेंगे तो आपको या तो नेपरा को स्ट्रांग बनाना होगा। आप एक तरफ 80 अरब रुपए की इलेक्ट्रिक को दे रहे हो, किस मद में दे रहे हो भाई? किस मद में दे? अच्छा, इसमें एक और चीज बताइएगा। आप लोग कह रहे हैं कि मुतालबा जो है वो सिर्फ कराची का नहीं है बल्कि पूरे सिंध के इंतजामी मुस्तकबिल का है। आप लोग जब ये स्टांस लेते हैं तो उसके बाद MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जो मौकफ होता है वो बिल्कुल इस लेवल पर चला जाता है कि जी सिंध को हम नहीं डिवाइड होने देंगे, बिकॉज सिंध के जो रहने वाले हैं वो सिंध को डिवाइड नहीं देखना चाहते। लेकिन MQM पाकिस्तान जब कहती है कि हम लोग अंदर और यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, तो इसके ऊपर आपका और पीपल्स पार्टी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। इसको एड्रेस आप लोग किस तरह करेंगे? कौन होगा जो इसको एड्रेस करेगा? आप भी वफाक के अंदर हैं और ये इत्तेहादी हैं वफाक के। देखें, अब जितना ह्यू एंड क्राई हो रहा है, अब जितना आवाम सड़कों पर निकल कर कह रही है कि सूबा चाहिए, तो इसका मतलब सूबा चाहिए, सूबा दे दो, इंतजामी यूनिट दे दो। मैंने तो बताया ना कि पीपल्स पार्टी की तो दुखती रग पर पैर रख दिया गया है, पीपल्स पार्टी की दुम पर पैर रख दिया गया है इस इशू को उजागर करके, क्योंकि उनका तो पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हजारों अरब रुपए की करप्शन उन्होंने की हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है ना उन्हें तो ये नजर आ रहा है भाई व्हाट एल्स इज इन सिंध। आप जो है आपके पास जो है मतलब इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो आपने कहां से गेन किया है? पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कराची 65% प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, तो आपको तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से कि अगर वो कहते हैं कि अच्छा फिर कराची सिंध का हिस्सा 73 के बाद बना है, इससे पहले कराची कभी सिंध का हिस्सा था ही नहीं। कराची तो वफाकी दारुल हुकूमत था, उससे पहले बॉम्बे टेरिटरी के अंदर में था। 1850 में जो है वो तैमूरों ने कब्जा किया था जंग में और वो कुछ सालों के लिए उनके पास था। उसके बाद जो है खानो कल्लात के पास था। उसके बाद जो है वो तकरीबन सेंचुरीज और सेंचुरीज इट हैज बीन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अंडर बॉम्बे टेरिटरी। तो कराची नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एज, अगर आप यूनिट्स नहीं बना सकते तो आप कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें। अच्छा, यही कराची का हल है। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज, MQM पाकिस्तान आर्टिकल 140A का कहती है कि जी उसका हकीकी निफाज हो, बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का भी मुतालबा करें। अगर कराची और हैदराबाद को मुकम्मल सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात दे दिए जाएं तो क्या आपको लगता है ये जो नए सूबे वाला मुतालबा है ये मौखर हो सकता है, या दोनों मुतालबात अपनी जगह बरकरार रहेंगे? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो आर्टिकल 140 है ना, इसको वाई कराची हैदराबाद, वाई नॉट फ्रॉम कराची टू खैबर, वाई नॉट फ्रॉम इन बलूचिस्तान, वाई नॉट इन पंजाब? आई मीन इट हैज टू बी। हम बात करते हैं कि जो है एम्पावरमेंट टू द लोअर लेवल, हम बात करते हैं एम्पावरमेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपने इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं मुंतकिल किया तो ये हाल जो आज देख रहे हैं इससे भी बुरा हाल होगा। आज ये सब बात करने लग गए हैं कि हाँ आर्टिकल 140A को कंसीडर किया जा सकता है। व्हाई डिडंट यू डू इट अर्लियर? आपको आज क्यों ख्याल आ रहा है कि किया जा सकता है? क्योंकि अब आज इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है, आज सूबों की बात हो रही है, आज फेडरल टेरिटरीज की बात हो रही है। तो अब आर्टिकल 140A सबको याद आ रहा है। हम कह के थक गए। आपके 26वीं तरमीम में नहीं आया, 27वीं तरमीम में नहीं आया, और सिर्फ पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफ थी और कोई पार्टी इसकी मुखालिफ नहीं थी। तो फिर जो है अब आर्टिकल 140 सबको अच्छा लगने लगेगा, आप देखिएगा। वो कहते हैं ना कि मौत दिखाओ तो बुखार लेने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अभी मेरा ये सवाल कायरा साहब से भी था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। ये जो पूरी अब डिबेट डिस्कशन शुरू हुई है पोस्ट मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट आई और उसके बाद ये जो नए सूबों का क्याम है, इसका मतलब सिर्फ नई बाउंड्री नहीं है। आपकी NFC है, आपका पानी है, आपकी गैस है, बिजली है, टैक्स आमदन है, असासे हैं, मुलाजमीन है, इंतज़ामी अखराजात हैं। क्या कोई ग्राउंड वर्क इसके लिए कोई तैयार हुआ है? कोई बातचीत हुई है? कोई चीज़ें प्रोसेस में हैं, या सिर्फ अभी यही डिसाइड करना है कि नहीं जी सूबे बने और उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे?
नहीं नहीं, देखें होमवर्क, व्हाट इज दी होमवर्क? होमवर्क यही है ना कि अगर आप जो है इंतजामी यूनिट बनाते हो तो whoever is going to head the वो आप उसके लिए ऑफिस सरकारी बहुत हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बिल्डिंगों में मैनेज किया जा सकता है। आपने टैक्स, पानी जो है, पानी जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल रहा है, पानी पे आपने बात की तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि पानी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। 54 मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध के हिस्से का मिलता है, जिसमें से कराची को 0.1% पानी देते हैं, जबकि कराची की पॉपुलेशन 40% है। तो अब आप बता दें कि इससे ज्यादा नाइंसाफी कहाँ होगी? आप पानी तक तो हिस्से का दे नहीं दो। तो ये तमाम चीजें इसीलिए आज की जरूरत है इंतजामी यूनिट्स हों, हर इलाके का, हर यूनिट का अपना जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूटिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका जो है तमाम उनकी नौकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दे शुड बी गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, वेदर इट इज द फेडरल गवर्नमेंट जॉब, वेदर द यूनिट जॉब। नाउ इट विल बी यूनिट जॉब, बिकॉज सिंध प्रोविंस में जो कोटा सिस्टम है उसको भी तो नहीं फॉलो किया गया ना। उसमें भी जाली डोमिसाइल बना के रूरल सिंध के लोगों को नौकरियां दी गई। बिल्कुल सही। कराची के लोगों को आप बता दें कहाँ नौकरियां दी गई? आपके सामने है इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स में क्या हुआ। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में कराची के रिजल्ट को जो है, क्योंकि वहां पे हेड कोई और कर रहा है, तो कराची के रिजल्ट को 30% और 33% तक लेकर आए। और लाड़काना की और दूसरी जगहों के रिजल्ट जो है 88% तक आए, 90% तक आए। उसके बाद क्या हुआ? वो जो टेस्ट होता है प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए, उस टेस्ट में वो सारे फेल हुए, कराची के लड़के बच्चे सारे ऊपर चले गए। तो दिस इज द प्रूफ, व्हाट एल्स यू नीड। बिल्कुल सही। खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, फारूक सत्तार हो, जितने आप लोगों के रहनुमा हैं, आप लोग बड़े स्ट्रांगली ये केस प्लीड कर रहे हैं, आज के नहीं कर रहे, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस पे कन्विंस नहीं होती, जो अपेरेंटली लग रहा है, तो फिर क्या लाहे अमल होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का? देखें, पीपल्स पार्टी जो है उसको कन्विंस होना पड़ेगा, मैटर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री। ये जो बात करते हैं, ये सड़कों को ब्लॉक करने की बात करते हैं। आप ये देखें कि ये जो आपने 18वीं तरमीम को अगर उसकी सही मानों में, सही रूह में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की होती, उस पर अमल किया होता, तो आज जो है वफाक के खिलाफ 4 बदमाश ना खड़े हुए होते। आज 4 सूबे 4 बदमाश करके खड़े हुए हैं वफाक के आगे, वफाक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये चीजें, अब जिस तरीके से मुराद अली शाह ने कहा कि हम मजीद लाशें देखना नहीं चाहते, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ये खूनरेजी चाहते हैं। ये इन्हें जो है किसी भी तरीके से इनकी जो करप्शन है हजारों अरब रुपए की, उसको खत्म नहीं होने देना। उसके लिए ये अपनी आवाम को इस्तेमाल करेंगे। इनकी आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि इन्होंने अपनी आवाम को क्या डिलीवर किया है। आप जाकर देख लें, अगर इन्होंने अंदरूनी सिंध में जो सड़कें बनाई हैं, तो वो इनकी शुगर मिलों को जा रही हैं वो सड़कें किसी गांव दे या गोट को नहीं जा रही हैं। तो दिस इज व्हाट दे हैव डिलीवर्ड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल जी। नाजरीन, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के ताज़ा अदादोशुमार एक अहम सवाल उठा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवा माली साल के पहले माह जुलाई में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDA फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 17 करोड़ 90 लाख डॉलर रही, जो गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 20% कम है। अगरचे जून के मुकाबले में जुलाई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 264% इजाफा हुआ है, लेकिन सालाना बुनियादों पर कमी ये बताती है कि आलमी सरमायाकार अब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से बहुत मुहतात हो गए हैं। जुलाई में बिजली के शोबे में 5 करोड़ 75 लाख डॉलर, जबकि मालियाती खदमात में 6 करोड़ 23 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई है। जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की मजमूई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 34% कमी के बाद 1 अरब 64 करोड़ डॉलर रही। अब असल इम्तिहान हुकूमत का है। क्या पाकिस्तान सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर सकता है? क्या पॉलिसी का तसलसल, कारोबारी आसानियाँ, तवानाई की लागत और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान को सनत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों में नई सरमायाकारी के लिए ज़्यादा पुरकशिश बना सकता है?
आने वाले महीनों के एदाद शुमार ही बताएंगे कि जुलाई की कमी एक आर्जी उतार चढ़ाव थी या सरमायाकारी के माहौल में किसी बड़े मसले की अलामत। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सिर्फ सरमायाकारी का इंतज़ार ना करे बल्कि सरमायाकारों के लिए ऐसे माहौल भी पैदा करें जहां सरमायाकार खुद पाकिस्तान का रुख करें। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।